नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में इंडी गठबंधन में सीट बटी नहीं। आरजेडी ने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने कई उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया है। आरजेडी का गया सीट से लोकसभा उम्मीदवार तय हो गया है। कुमार सर्वजीत गया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। कुमार सर्वजीत को आरजेडी का सिंबल मिला है। 28 मार्च को कुमार सर्वजीत गया लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। कुमार सर्वजीत ने लालू प्रसाद और तेजस्वी को धन्यवाद दिया है। वहीं अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से आरजेडी का सिंबल मिला है, तो श्रवण कुशवाहा को नवादा से आरजेडी का सिंबल मिला है। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। वहीं अर्चना रविदास को जमुई से आरजेडी का सिंबल दिया गया है। तो देखिए, अभी सीटों के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनी, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी की तरफ से कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। कई उम्मीदवारों के हाथों में पार्टी का सिंबल तक थमा दिया गया है। 5 जून 1972 को गया के कुजापी में उनका जन्म हुआ है। अभय कुशवाहा को लेकर पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, इंडी गठबंधन की तरफ से अभय कुशवाहा को आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। और इधर एनडीए अलायंस की बात करें तो गया से जीतन राम मांझी हैं। तो इस बीच कांटे की टक्कर भी नजर आएगी। 2005 से लेकर 2015 तक टिकारी सीट से ये विधायक बने रहे। तो कुल मिलाकर अलग अलग जो उम्मीदवार हैं आरजेडी की तरफ से, वो सामने आ गए हैं। तो सुरेंद्र यादव ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा है कि उनका जहानाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना पक्का हो गया है। लेकिन इसी बीच अर्चना रविदास कौन कौन उम्मीदवार बनाए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। अर्चना रविदास आरजेडी जमुई से हैं उम्मीदवार के तौर पर। आरजेडी की उम्मीदवार बनाई गई है जमुई लोकसभा सीट से, जिनका नाम है अर्चना रविदास। नवादा से आरजेडी का कौन उम्मीदवार होगा, वो है श्रवण कुशवाहा। तो श्रवण कुशवाहा नवादा से आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर सामने रहेंगे। उन्हें भी पार्टी का सिंबल दे दिया गया है। श्रवण कुशवाहा की हम बात कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। कुमार सर्वजीत गया से आरजेडी के टिकट पर चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। गया से आरजेडी की तरफ से वही उम्मीदवार हैं। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से उम्मीदवार बनाए गए आरजेडी की तरफ से। तो कुछ लोकसभा सीटों को लेकर आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तक की जा चुकी है। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव में। जहानाबाद से आरजेडी की तरफ से सुरेंद्र यादव उम्मीदवार होंगे। तो इस वक्त 3 अलग अलग उम्मीदवारों की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही होगी। 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से नवादा, जमुई, जहानाबाद। श्रवण कुशवाहा, अर्चना रविदास और सुरेंद्र यादव, इन 3 लोगों को पहले ही आरजेडी की तरफ से सिंबल दे दिया गया है। 3 और लोगों का नाम सामने आया है। कुमार सर्वजीत गया से चुनाव लड़ेंगे। अभय कुशवाहा आरजेडी की तरफ से औरंगाबाद से, और इसके अलावा सुरेंद्र यादव जहानाबाद से आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उन्हें पार्टी का सिंबल दे दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी जानकारी दें कि इंडिया अलायंस की तरफ से अभी सीटों के फॉर्मूले को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इसी बीच पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से इन लोगों को पार्टी का सिंबल बांट दिया गया है। तो देखिए, इन नामों की घोषणा हमने कर दी और आरजेडी की तरफ से इन्हीं लोगों को उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। कौन कौन लोग हैं, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से। और इन लोकसभा क्षेत्रों का नाम भी आपने देखा होगा। नवादा से हैं श्रवण कुशवाहा, आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर इन्हें उतारा गया है। इसके आगे का नाम हम आपको बता देते हैं। गया लोकसभा सीट से भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जा चुकी है। नवादा से श्रवण कुशवाहा हैं। तो इस ड्रोन में, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने किन किन लोगों को पार्टी का सिंबल दे दिया है। नवादा से श्रवण कुशवाहा हैं। बढ़ते आगे, सुरेंद्र यादव ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि उनका जहानाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना पक्का हो गया है। लालू प्रसाद का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है। सुरेंद्र यादव ने कहा कि पिछली बार अपने लोगों के भीतरघात की वजह से उनकी हार हो गई थी और इस बार वो उसी गलती को नहीं दोहराएंगे।
साथ सुरेंद्र यादव हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना जहानाबाद से आपका पक्का है? नहीं, अभी गया से लड़ेंगे कुमार सर्वजीत जी, और अभय कुशवाहा जी लड़ेंगे औरंगाबाद से और हम लड़ेंगे जहानाबाद से। ये 3 सीट फाइनल है। और इस बार हमको लगता है कि जो हम गलती किए थे, काउंटिंग में हम नहीं गए थे, तो हम पार्टी से और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से और अपने लीडर से और अपने अभिभावक लालू प्रसाद जी और राजमाता राबड़ी से माफी चाहेंगे। तो आरजेडी ने औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और नवादा से श्रवण कुशवाहा को सिंबल दिया है, जिसके बाद दोनों नेताओं ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का आभार व्यक्त किया और भरोसा दिलाया है कि जनता के आशीर्वाद से अपनी पार्टी के नेता के भरोसे पर खड़े उतरेंगे। अभय कुशवाहा और श्रवण कुशवाहा ने सिंबल मिलने के बाद बीजेपी और जेडीयू पर भी निशाना साधा। के मैदान में जा रहे हैं, जनता मालिक है, हम जनता के बीच जा रहे हैं, अपने नेता के तमाम योजनाओं के बारे में उन्हें बताने का काम करेंगे और जीत हार तो लगी रहती है। हम ये नहीं कह रहे हैं जीत हार लगी रहती है, हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता मालिक है। हम उन्हें ये भरोसा जरूर दिला रहे हैं कि आपके हर एक सुख दुख में एक गरीब का बेटा अभय कुशवाहा आपके साथ खड़ा मिलेगा। पूरे बिहार में पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सभी लोगों को ख्याल रखकर टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि ये गरीब की पार्टी है, भाजपा की तरह पार्टी नहीं, सभी को ले दे के चलती है। और यह आज माननीय बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी, भाई तेजस्वी जी, हम लोगों के गार्जियन आज यह साबित कर दिए कि नहीं, यह गरीब की पार्टी है और आने वाला समय में 2025 में भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्षेत्र को लेकर क्या कुछ काम होगा? देखिए, क्षेत्र में हमारा जो नवादा जिला से आते हैं हम, और नवादा जिला में प्रत्येक बार बाहरी उम्मीदवार जीत कर आया है और आज पूरे जिला का एक मांग था कि नवादा का ही बेटा नवादा का नेता हो। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने मुलाकात की है। तीनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई और इसके बाद अखिलेश सिंह मीडिया के सामने आ गए। अखिलेश सिंह ने कहा, सब कुछ जगह पर है, कहीं किसी तरह का कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है। जब न्यूज 18 ने पूछा कि बिना सीट शेयरिंग के ऐलान के आरजेडी अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे रही है, तो अखिलेश सिंह इस सवाल को टालते हुए नजर आए। अखिलेश सिंह ने लालू यादव से मुलाकात की है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राबड़ी देवी का आवास है, यहाँ पे अखिलेश यादव आए थे बात करने के लिए। हम बात करते हैं। अखिलेश जी, क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई। आप लोग इतना ये मत हुई, बात क्या होना है, हो जाएगा। 4 सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक जो मसला है भाई सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करिए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं हुआ और कैंडिडेट आरजेडी ने घोषित कर दिया। कैंडिडेट आरजेडी ने घोषित कर दिया बिना सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के। चलिए, इस सवाल के जवाब देंगे ना। मुलाकात तो मेरी होती रहती है, ये कौन नई बात है। हम लोग एक साथ सब चुनाव लड़ेगा तो मुलाकात बात तो होती रहनी है। कांग्रेस की सीट आरजेडी ने अपना उम्मीदवार चलिए हो जाएगा जल्दी, 1-2 दिन में। वहीं बिना सीट बंटवारे के सिंबल बांटने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सीट बंटवारे के बाद ही उम्मीदवारों को सिंबल देना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए। तो आरजेडी का यही कहना है कि उम्मीदवार तय हो गए तो जेडीयू महागठबंधन पर तंज कस रही है। देखिए, किसी भी गठबंधन में महत्वपूर्ण होता है गठबंधन धर्म, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे का सम्मान। और हम अपने गठबंधन के सहयोगियों से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे इस भाव को समझते होंगे। बेहतर होगा कि गठबंधन का ऐलान हो जाए, सीटों का बंटवारा हो जाए, मीडिया में सारी बातें आ जाए, उसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, 28 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और जिसको उम्मीदवार बनाना है पहले चरण में, उसके संबंध में सभी जो उम्मीदवार होने वाले हैं उनको बता दिया गया है। वो अपने कार्यों में लगे हुए हैं और स्पष्ट रूप से घोषणा किसी समय भी हो जाएगी। बाहर महागठबंधन का समन्वय। अभी कल तक मनोज झा जी कह रहे थे कि बातचीत चल रही है और बहुत जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इसी बीच राजद एक कदम आगे बढ़कर
उम्मीदवारों को सिंबल पकड़ाना भी शुरू कर चुकी है और बेचारे कांग्रेस पार्टी और वाम दल के लोग पिछलग्गू बने चल रहे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है। और इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने उम्मीदवारों को सिंबल तक बांटना शुरू कर दिया है, जिस पर सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि लालू ने उम्मीदवारों की घोषणा कर कांग्रेस और लेफ्ट को उसकी औकात बता दी है। गठबंधन में सीट शेयरिंग के पहले ही लालू प्रसाद ने कांग्रेस को दिखाई औकात, कांग्रेस को हाशिए में लाने का काम किया, कम्युनिस्टों को भी उनकी औकात दिखाने का काम किया। लालू प्रसाद ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। वहीं लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र को लेकर आरजेडी में ही जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस में भले ही सीटों का बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन लालू प्रसाद ने आरजेडी के कई नेताओं को टिकट दे दिया है, जिसके बाद पाटलिपुत्र सीट से भी टिकट के लिए एक से अधिक दावेदार सामने आ गए हैं। विधायक रेतलाल यादव ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर पाटलिपुत्र सीट से उम्मीदवारी का दावा ठोक दिया, तो भाई वीरेंद्र भी इसी रेस में शामिल हो गए। भाई वीरेंद्र ने भी दावा किया है कि लालू प्रसाद उन पर भरोसा करते हैं, अगर वो पाटलिपुत्र सीट से टिकट देते हैं तो भाई वीरेंद्र वहां से आरजेडी की जीत सुनिश्चित कराने का वादा करते हैं। ऐसे में पाटलिपुत्र सीट को लेकर आरजेडी में ही घमासान मचता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों दावेदारों में से लालू प्रसाद किस पर अधिक भरोसा दिखाते हैं। हम नहीं चाह रहे हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि हम पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनाव जीते, और जैसा वो सोचेंगे उन्हीं के अनुसार हम लोग को चलना है। आप तैयार हैं सर? हम लोग पूरे पार्टी के सिपाही लोग तैयार हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी का अगर हमारे ऊपर विश्वास करेंगे कि इनको देने से चुनाव जीत जाएंगे, तभी हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर एक सीट देने का काम करेंगे। और पार्टी जिसको भी देगी भाई वीरेंद्र उसकी मदद करेगा। भाई वीरेंद्र को मौका मिलता है तो भाई वीरेंद्र लड़ने के लिए तैयार हैं पाटलिपुत्र में। भाई वीरेंद्र को सब लोग चाह रहे हैं और पार्टी भी चाह रही है, ऐसा नहीं है, और पार्टी भरोसा करेगी तो निश्चित रूप से एक सीट मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम के संरक्षक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इंडिया अलायंस पर निशाना साध दिया है और गठबंधन के नेताओं को मेढक की तरह करार दे दिया, जिन्हें कभी एक तराजू पर नहीं तोला जा सकता। वहीं मांझी ने कहा है कि इंडिया अलायंस ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। वहीं मांझी ने यह भी कहा कि वे नामांकन से पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद ही वो नामांकन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि 23 मार्च को अयोध्या के लिए निकलेंगे और 24 मार्च को वापस भी लौट आएंगे। मांझी 28 मार्च को नामांकन दर्ज करेंगे। लोग हैं ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। जिस दिन पटना में उनकी बैठक हुई थी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस दिन भी हमने कहा था कि इन लोगों की जो है, जैसे बेंग को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता है, उसी प्रकार से इन लोगों को एक तराजू पर नहीं तौला जाएगा, और जिसके कारण ही आज हो रहा है। अब ये इनडिसिप्लिन है कि जब तय नहीं है और जाकर के सिंबल दे दिया, वो लड़ रहा है, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। दैट मीन्स कि इंडी समाप्त, वो घमंडिया गठबंधन समाप्त। सर आप बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या जाएंगे, जाएंगे, उसके पीछे क्या? नहीं, कोई भी नियम बाकी है। देखिए, हर चीज का अनेक एंगल होता है। आज अयोध्या जो बन गई है, अयोध्या सिर्फ रामलला ही वहाँ नहीं विराजे। रामलला के विराजने से आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। लाखों लाख लोगों को वहाँ पर रोजी मिलने जा रही है। और राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे 11वीं के छात्रों में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। सम्राट चौधरी ने छात्रों को भरोसा दिया कि जो अभी जहां से 11वीं की पढ़ाई कर रहे हैं वो वहीं से इंटर का एग्जाम देंगे। जिस कॉलेज से 11वीं की पढ़ाई की है, उसी कॉलेज से 12वीं की भी पढ़ाई करेंगे। इस मांग के साथ पटना में छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया।
जेडीयू और बीजेपी के दफ्तर के बाहर हुए छात्रों के प्रदर्शन ने कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना दिया। इसके बाद खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी छात्रों के बीच पहुंचे और छात्रों को भरोसा दिया कि जो अभी जहां से 11वीं की पढ़ाई कर रहे हैं वो वहीं से इंटर देंगे। सम्राट ने कहा 1 साल तक कोर्स पूरा होने तक ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सरकार इस पर विचार करेगी। एकदम जो बच्चे पिछले साल जिन लोगों ने नामांकन लिया है उन सारे बच्चे पर विचार किया जाएगा। जो नए वित्तीय वर्ष में आएंगे, जो 2024 से जिनका नामांकन होगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बच्चे पिछले साल जिन्होंने नामांकन लिया है उसको जरूर उनको पढ़ने का मौका देगी। शिक्षा विभाग की ओर से 11वीं के छात्रों को कॉलेज के बजाय 10+2 स्कूल में एडमिशन लेने का निर्देश दिया। इस नियम के मुताबिक साल 2023 से लेकर 25 के इंटरमीडिएट के छात्रों को ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स पर 21 मार्च से 31 मार्च के बीच +2 स्कूल का विकल्प भरना होगा। विकल्प भरने के बाद उसी के मुताबिक सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज से स्कूल में स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी कहा है कि ये मामला उनके पास आया है, जो उचित होगा वैसी कार्रवाई होगी। मेरे संज्ञान में आज आया है, तो जो उसमें कुछ निर्णय सरकार ने लिए थे पहले, जहाँ तक हमें पता है, तो उसमें जो उचित होगा मैं देख करके उसमें। सम्राट चौधरी के भरोसे के बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया और पटना की सड़कों पर होली खेलने के बाद छात्राएं घर लौट आईं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग अब किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाह रहा है और एक बार फिर से 5 अप्रैल को होने वाली तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा को बीपीएससी ने स्थगित कर दिया है। यानी अब TRE3 की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा के लिए भी नई तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक करके यह अहम फैसला लिया है। न्यूज़ 18 ने आयोग के फैसले से पहले ही जानकारी दे दी थी कि 5 अप्रैल की परीक्षा भी स्थगित होगी और ऐसे में न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लग गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है और बीपीएससी ने TRE3 एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यानी 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आयोग के अध्यक्ष ने बैठक करके ये फैसला लिया है। कहा यह जा रहा है कि व्यवस्था को फुल प्रूफ करने के बाद ही अब परीक्षा ली जाएगी। यानी जिस प्रकार से TRE3 में 1 to 5 और 6 to 8 में प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया था, उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद बीपीएससी ने 1 to 5 और 6 to 8 की परीक्षा को यानी 15 मार्च को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया। उसी प्रकार से अब जो 5 अप्रैल को परीक्षा होने वाली थी उसको भी फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है। यानी अब बीपीएससी पूरी तैयारी में है कि व्यवस्था को कैसे अचूक करे, कैसे फुल प्रूफ करे और उसके बाद नई तिथि की घोषणा होगी। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अब तैयारी करने का मौका मिल गया है और अभ्यर्थी चाह भी रहे थे कि दोनों परीक्षा जो है स्थगित हो जाए, क्योंकि जब तक व्यवस्था में सेंधमारी होती रहेगी तब तक अभ्यर्थियों की मेरिट के साथ भी खिलवाड़ होता रहेगा। जाहिर है न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और असर हुआ और अब दोनों परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, सीएम केजरीवाल के घर पहुंची ईडी की टीम। आज ही हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मांगी गई थी। दिल्ली पुलिस के डीएसपी भी पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहत नहीं दी गई है। सीएम केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी की टीम और आज ही हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मांगी गई थी उनकी तरफ से। दिल्ली पुलिस के डीएसपी उनके घर भी पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी की टीम। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे दिल्ली से। ये बहुत बड़ी खबर, आज ही हाईकोर्ट से राहत मिलने की खबर आ रही थी लेकिन उन्हें राहत नहीं दी गई कोर्ट की तरफ से। गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की डिमांड उनकी तरफ से की गई थी, मांगी गई थी, लेकिन वो डिमांड पूरी नहीं हो पाई है। और बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई। भू अर्जन पदाधिकारी की 5 करोड़ 78 लाख जल संपत्ति जब्त करने का आदेश है। निगरानी अदालत ने दिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला। भू अर्जन पदाधिकारी आलोक कुमार की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है।
30 दिन के भीतर डीएम को राशि जब्त करने के निर्देश दिए गए। विशेष निगरानी अदालत ने जल्द संपत्ति जब्ती का निर्देश दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं का आय से अधिक संपत्ति का अब तक का सबसे बड़ा मामला ये रहा। सुनवाई के क्रम में आज माननीय न्यायालय प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा ये आदेशित किया गया कि इनके और इनके परिवार में इनकी पत्नी हैं, इनकी मदर थी जो एक्सपायर कर गई, तो उनके प्रॉपर्टी को छोड़ दिया गया। उनके नाम से जो जितना आता है उसको छोड़ दिया गया। फिर इनके साला हुए, सरहज हुए और अन्य परिवार के नाम से जो 5,78,00,000 की संपत्ति है, और वो संपत्ति सिर्फ चल संपत्ति है। ये जब्त करके सरकारी कोष में जाएगा और डायरेक्शन दिया गया है अपोजिट पार्टीज जो हैं कि आप विद इन 30 डेज प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर दें डीएम पटना को। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।